नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर टीचर पर। नमस्कार। आज हम दिल्ली सल्तनत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले अध्याय पर बात करेंगे। हमारा टॉपिक है सैयद वंश। जी, एक ऐसा वंश जो तुगलक और लोदी इन दो बड़े वंशों के बीच में आता है। बिल्कुल, और इस चर्चा के लिए हमने जो भी जानकारी ली है वो मुख्य रूप से लूसेंट सामान्य ज्ञान पुस्तक पर आधारित है। आज मेरे साथ एक छात्रा भी हैं जिनके साथ हम इस विषय को स्लाइड दर स्लाइड मतलब एकदम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। जी सर, मैं तैयार हूँ। तो चलिए देर नहीं करते शुरू करते हैं और अपनी पहली स्लाइड देखते हैं। तो ये रही हमारी पहली स्लाइड। ये सैयद वंश का एक कह सकते हैं सामान्य परिचय देती है। आप इस स्लाइड में क्या देख सकते हैं, इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है? जी सर, इस स्लाइड का शीर्षक है सैयद वंश एक परिचय। इसमें मुझे एक भारत का नक्शा देखना है जिस पर एक झंडा है और साथ में एक कंपास भी रखा है। शायद ये उस दौर में दिशा और शासन को दिखा रहा हो। हाँ, हो सकता है। और इसमें पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं? जी, इसमें पहला पॉइंट है कि यह दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। चौथा वंश, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इस वंश ने भारत पर 1414 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी तक शासन किया। 1414 से 1451। जी, और इसका उदय तुगलक वंश के पतन के बाद हुआ। ये तो स्वाभाविक ही है। हाँ, वो तो है। और आखिरी पॉइंट है कि इतिहास में इनका शासनकाल कुल 37 वर्षों तक चला। बस 37 साल? जी, सिर्फ 37 साल। बहुत अच्छे। यहाँ देखिए, एक एग्जाम अलर्ट भी दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें साफ साफ लिखा है, याद रखें, सैयद वंश का कुल शासनकाल 37 वर्ष था। ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। जी सर, मैंने कई बार देखा है। चलिए, तो ये तो हो गया परिचय। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और जानते हैं कि इस छोटे से वंश की स्थापना आखिर की किसने थी। तो ये स्लाइड संस्थापक के बारे में है, कृपया इसके बारे में बताएं। जी, इस स्लाइड का शीर्षक है संस्थापक खिज्र खां। और इसमें एक पुराना सा दस्तावेज और एक खंजर दिखाया गया है जो शायद सत्ता और अधिकार को दर्शाते हैं। जी, स्लाइड के अनुसार सैयद वंश की नींव खिज्र खां ने रखी थी। वो इस वंश का पहला शासक था। खिज्र खां? जी, और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। अच्छा, सुल्तान नहीं बना वो? नहीं, वो खुद को केवल रैयत आला कहलाना पसंद करता था। रैयत आला? जी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ प्रमुख प्रजा या सबसे ऊंचा सेवक। अरे वाह, दिल्ली का शासक और खुद को प्रजा कह रहा है। जी, और स्लाइड में आखिरी जानकारी है कि उसकी मृत्यु 20 मई 1421 ई में हो गई थी। बिल्कुल सही। यहाँ का एग्जाम अलर्ट भी बहुत खास है। इसमें लिखा है, खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी, सुल्तान की नहीं। ये उपाधि या तो उसकी विनम्रता दिखाती है या फिर शायद कोई राजनीतिक मजबूरी। जी, शायद कोई मजबूरी ही होगी। हाँ, तो अब सवाल यही उठता है कि उसने सुल्तान की उपाधि क्यों नहीं ली? इसका जवाब शायद हमें अगली स्लाइड में मिले। चलिए देखते हैं। इस स्लाइड का शीर्षक है तैमूर लंग और खिज्र खां। ये शायद उस सवाल का जवाब देगी। बताइए, इसमें क्या है और ये सिक्कों से भरा थैला क्या दिखा रहा है? जी सर, ये स्लाइड खिज्र खां की राजनीतिक स्थिति को बिल्कुल साफ कर देती है। इसमें बताया गया है कि खिज्र खां असल में तैमूर लंग का प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव था। ओह, तो ये बात थी, वो तैमूर का आदमी था। जी, जब तैमूर भारत से लौट रहा था तो उसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर की कमान सौंपी थी। मतलब पंजाब और सिंध वाला पूरा इलाका। हाँ, और खिज्र खां इतना वफादार था कि उसने अपने सिक्के भी तैमूर के पुत्र के नाम से जारी किए। अपने नाम से नहीं? नहीं, तैमूर के बेटे शाहरुख मिर्जा के नाम से। ये उसकी राजनीतिक समझ और कूटनीति का हिस्सा था। वो तैमूर के परिवार को नाराज नहीं करना चाहता था। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। और एग्जाम अलर्ट क्या कहता है? एग्जाम अलर्ट है, खिज्र खां को तैमूर लंग ने मुल्तान और लाहौर का शासक नियुक्त किया था। तो अब ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि वो खुद को सुल्तान क्यों नहीं कहता था। वो तो बस तैमूर के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहा था। जी सर, बिल्कुल। तो अब जानते हैं कि खिज्र खां के बाद कौन शासक बना। क्या वो भी ऐसा ही वफादार था? चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम आ गए हैं मुबारक शाह के दौर में। ये कौन था? जी सर, ये खिज्र खां का बेटा था। अच्छा, तो इस स्लाइड के बारे में विस्तार से बताएं। यहाँ एक निर्माणाधीन इमारत भी दिख रही है। जी, इस स्लाइड में लिखा है कि खिज्र खां के बाद उसके पुत्र मुबारक खां ने गद्दी संभाली
और उसने अपने पिता से बिल्कुल अलग। अलग मतलब उसने रैयत आला की उपाधि छोड़ दी और शाह की उपाधि धारण की। शाह यानी बादशाह। जी, सुल्तान। उसने खुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो ये तो एक तरह की बगावत हो गई तैमूर के वंशजों के खिलाफ। हाँ, कह सकते हैं। और उसने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक एक शहर की भी स्थापना करवाई। ये जो तस्वीर है शायद उसी की है। मुबारकाबाद अपने नाम पर। जी। स्लाइड में ये भी लिखा है कि उसे अब्दुर्रहमान और मदन पाल जैसे लोगों का संरक्षण भी प्राप्त था। बहुत बढ़िया। और परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है इसमें? एग्जाम अलर्ट है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। तो मुबारक शाह ने अपने पिता की नीति से हटकर अपनी एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की कोशिश की। जी सर, पूरी कोशिश की। चलिए अब इस वंश के अंत और उस काल के साहित्य के बारे में जानने के लिए अंतिम स्लाइड देखते हैं। ये हमारी अंतिम स्लाइड है। इसमें हमें इस वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है और इसका अंत कैसे हुआ, ये बताया गया है। जी, स्लाइड में एक पुरानी किताब मोरपंख और कलम दवात दिखाई गई है, जो साहित्य और इतिहास लिखने की कला को दर्शा रही है। बिल्कुल। जानकारी के अनुसार इस काल की जो सबसे प्रामाणिक जानकारी है वो हमें तारीख ए मुबारक शाही नाम की पुस्तक से मिलती है। तारीख ए मुबारक शाही नाम से ही लग रहा है। जी, यह प्रसिद्ध पुस्तक मुबारक शाह के ही संरक्षण में लिखी गई थी। शायद वो अपना इतिहास लिखवाना चाहता था, अपनी पहचान बनाने के लिए। और वंशकांत कैसे हुआ? इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह हुआ। अलाउद्दीन आलम शाह। जी। और आलम शाह के बाद लोधी वंश का शासन शुरू हो गया। तो मतलब ये आखिरी शासक था। जी। और इसका एग्जाम अलर्ट क्या है? एग्जाम अलर्ट है, सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। बिल्कुल सही। ये जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हमने सैयद वंश के बारे में कई महत्वपूर्ण तथ्य जाने। एक संक्षिप्त सारांश देखें तो हमने देखा कि यह वंश कुल 37 साल चला। जी। इसकी स्थापना खिज्र खान ने रैयत आला की उपाधि के साथ की, क्योंकि वो तैमूर का प्रतिनिधि था। हाँ, और उसके बेटे मुबारक शाह ने शाह की उपाधि ली और मुबारकाबाद शहर बसाया। बिल्कुल। और इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, जिसके बाद लोधी वंश आ गया। जी सर, ये बहुत ही संक्षिप्त और ज्ञानवर्धक चर्चा थी। धन्यवाद। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ। ये सोचना दिलचस्प है कि केवल 37 वर्षों के इतने छोटे से शासनकाल के बावजूद सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अपनी जगह कैसे बनाई और उसने लोधी वंश यानी पहले अफगान वंश के उदय के लिए मंच कैसे तैयार किया। इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत गहरा सवाल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिस्टर टीचर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।